बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथ की क्लास 10 के लिए उसके चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है ग्राफ्स एंड फंक्शंस। ठीक है, ये दो टॉपिक्स कवर करने हैं हमने थ्रू आउट द चैप्टर, पूरे चैप्टर के अंदर। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। और इससे जो रिलेटेड टॉपिक है हमारा आज का वो है फंक्शन और उसकी टाइप्स। हम फंक्शन का कंसेप्ट भी समझेंगे और उसकी टाइप्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वो समझ आ जाए तो फिर आपके लिए सॉल्व करना एक्सरसाइज बहुत आसान होगा। अगर समझ नहीं भी आती तो फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि ये किस टाइप का फंक्शन है अगर हमें कोई रिलेशन गिवन किया हो। ठीक है बेटा, ये डिटेल के साथ पढ़ेंगे डेफिनेशंस को भी और साथ में सॉल्व करेंगे 6.1 को। अच्छा बेटा, पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं। फंक्शन बेसिकली हमें एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसी मशीन है जो हमें यूनिक आउटपुट देती है। जैसे आपकी बुक में आपको नजर भी आ रहा है कैलकुलेटर बनाया हुआ है। अगर मैं एक बटन को प्रेस करता हूं, कैलकुलेटर में कोई नंबर प्रेस करता हूं, वो इनपुट के लाएगी और जो मुझे स्क्रीन पर शो होगा वो मेरी आउटपुट होगी। ठीक है, तो ये इनपुट देने से मशीन को हमें आउटपुट मिले, यूनिक आउटपुट, एक से ज्यादा ना आए उसका आंसर, तो वो हमारे पास फंक्शन होता है बेसिकली इन जर्नल। लेकिन हमने मैथ्स में इसकी डेफिनेशंस को पढ़ना है, फंक्शन और इसकी टाइप्स को। ठीक है बेटा, पहले मैं आपको फंक्शन और इसकी टाइप्स समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्लियर करवाऊंगा 6.1 जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है। ठीक है बेटा, पहले डेफिनेशंस को समझते हैं। अच्छा बेटा, यहां पर फंक्शन की डेफिनेशन समझने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन यानी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर ये समझ आएगा फिर हमारे लिए फंक्शन और उसकी टाइप्स को समझना यहां पर बहुत आसान हो जाएगा। अब यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट से मुराद हमें मालूम है मल्टीप्लीकेशन ही होती है। लेकिन हम यहां पर बात करेंगे सेट्स की। दो सेट्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। बेसिकली हम अर्ली क्लासेस के अंदर यूनियन भी पढ़ चुके हैं, दो सेट्स की यूनियन भी, दो सेट्स की इंटरसेक्शन भी और डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं। अब यहां पर हमने जो डिस्कस करना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सेट्स, जिसे ए क्रॉस बी भी कहते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको आपने समझना है। यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट की अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ, इज सेट कंसिस्टिंग ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स यानी दो सेट्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हमें मिलेंगे। ठीक है, नंबर्स की तरह मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, हमने ऑर्डर पेयर्स बनाने होंगे उन ए और बी के। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए को बिलोंग करेगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो बी को बिलोंग करेगा हमारे पास। ठीक है, और इस तरह रीराइट किया जाता है इसकी सेट बिल्टर फॉर्म। हमें मालूम है सेट को लिखने के तीन तरीके होते हैं। ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में होंगे, यानी एक्स वाई, सच दैट जो एक्स होगा फर्स्ट एलिमेंट वो ए को बिलोंग करेगा एंड, ये एंड का सिंबल होता है, वाई बिलोंग्स टू बी। जो सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो बी को बिलोंग करेगा। अगर ऐसे तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिल जाएं जो ए और बी को मिलाने से मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब आगे एग्जांपल की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट ये है, एक सेट ये है। एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, ए बी, और बी में मेरे पास क्या है, दैट इज 2 ओनली। अगर मुझे ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो ऑर्डर्ड पेयर इस फॉर्म के अंदर होते हैं। यानी आपने ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाना है, फर्स्ट एलिमेंट का इसके साथ पेयर बनाना है, ए का 2 के साथ, आगे कोई एलिमेंट नहीं है बी का, खत्म हो जाएगी। फिर हम बी का पेयर बनाएंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगी ए क्रॉस बी इन दो सेट्स की हमारे पास। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं। ये सिंपल सी एग्जांपल आपकी बुक में एलैबोरेट की गई है। अब आगे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बाइनरी रिलेशन और या सिंपली रिलेशन, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है। अच्छा बेटा, ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट भी आपको बनाने आते हैं, आप छोटी क्लासों के अंदर सीख चुके हैं।
सबसेट कैसे बनाते थे? किसी भी सेट के अगर मुझे इसके सबसेट्स बनाने तो पहले हम एम्प्टी सेट रखते थे, उसके बाद सिंगल सेट, ये एक सिंगल एलिमेंट है जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर है, सिंगल सिंगल, उसके बाद लास्ट में इटसेल्फ जो आ जाएगा A2 B2। तो ये मेरे पास एक सेट था A क्रॉस B, कोई सेट ही है मेरे पास, इसके जो सबसेट्स बनते हैं वो ये बनते हैं, पहले एम्प्टी सेट लिखा जाता है, फिर सिंगलटन सेट, जितने भी एलिमेंट्स हो गए सबका सिंगलटन सेट, और लास्ट में मैक्सिमम जो भी एलिमेंट होगा हमारे पास उस सेट का। तो ये सबसेट्स है हमारे पास, ऑल द सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, R1 R2 R3 एंड R4 जैसे मैंने यहां पर मेंशन कर लिए। एनी सबसेट, कोई भी सबसेट, चाहे आप ये वाला ले लें, चाहे आप ये ले लें, चाहे आप ये ले लें, चाहे आप ये ले लें, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी इसका कोई भी सबसेट लें, जैसे इसे R1, इसे R2 R3 और R4। R2 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, कोई भी सबसेट लें वो बाइनरी रिलेशन कहलाता है, ये डेफिनेशन हमारे पास, ठीक है। सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम इस तरह रीराइट करते हैं, एनी यानी जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमारे पास, जैसे यहां पर डिफाइन भी किया गया, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत जरूरी है हमारे पास, ठीक है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग होगी फिर आगे चीजों को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हमने दो डेफिनेशंस पढ़ ली, कार्टेशियन प्रोडक्ट और बाइनरी रिलेशंस। अब आते हैं हम आगे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। फंक्शन क्या होता है, जो इस चैप्टर का हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है आपने, बुक में भी एंड में समरी में भी लिखी हुई है, वो इन सिंपल वर्ड्स है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा, ये फंक्शन की डेफिनेशन को भी एलैबोरेट करूंगा मैं यहां पर। अब क्या कहते हैं, अ फंक्शन f, उसको इस तरह रीराइट करते हैं f के साथ, फ्रॉम सेट A टू B इज अ रिलेशन। फंक्शन क्या है? बेसिकली एक रिलेशन ही है, रिलेशन हम पढ़ चुके, एनी सबसेट किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर उसके रिलेशन को समझना बहुत जरूरी होता है। ये जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं बेसिकली ये रिलेशन है हमारे पास। कैसा रिलेशन है, कैसा ताल्लुक है ये दो सेट्स के दरमियान? रूल और मैपिंग विच मैप ईच एलिमेंट ऑफ A टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ B। वो कहता है A का हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ A, जैसे यहां पर था A के कितने एलिमेंट्स हैं? A और B। अगर मैं यहां पर लिख दूं A B और यहां पे 2, A का हर एलिमेंट यूनिक पेयर बनाए, इसका एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा सेकंड एलिमेंट के साथ, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। और ये भी एलिमेंट है, ये भी इसके साथ यूनिक पेयर बना रहा है। ये कंडीशन विच मैप ईच एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ, एक से ज्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मेरे पास मैं एक एग्जाम्पल लूं A B 2 1, अगर ये इसके साथ भी पेयर बनाता है, इसके साथ भी पेयर बनाता है, ये हमारे पास फंक्शन नहीं बनाएगा। इसका यूनिक एलिमेंट इसके साथ पेयर बनाना चाहिए, इस सेट के साथ, फर्स्ट सेट के साथ, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। पहली कंडीशन ये होती है हमारे पास, ठीक है। सच दैट डोमेन ऑफ ए, ये डोमेन कहलाती है, और ये रेंज, डोमेन और रेंज, जो फर्स्ट सेट होगा हमारे पास वो डोमेन कहलाता है, और इसे को डोमेन भी कहते हैं। इसे आगे जाके हम डिस्कस करेंगे जब डेफिनेशन समझाऊंगा, रेंज और को डोमेन के दरमियान डिफरेंस भी बताऊंगा। यहां पर ये डोमेन के एलिमेंट्स और ये हमारे पास रेंज के एलिमेंट। वो कहता है फर्स्ट कंडीशन क्या है, डोमेन ऑफ एफ, यानी डोमेन ऑफ रिलेशन जो हम बना रहे हैं ए से बी, वो ए सेट, ए का हर एलिमेंट पेयर बनाना चाहिए, कोई एलिमेंट छोड़ना नहीं हमने। जैसे मिसाल के तौर पर ए बी सी, इधर 2 3 आ जाए, ये इसके साथ पेयर बना रहा है, ये इसके साथ, अगर ये पेयर नहीं बनाता किसी इस एलिमेंट के साथ तब भी वो फंक्शन नहीं होगा। यानी डोमेन का हर एलिमेंट पेयर बनाना चाहिए, जैसे यहां पर, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें मैंने यहां पर बता दी। एंड देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर, जैसे फर्स्ट एलिमेंट अगर मैं इनके ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं ए का 2 के साथ और ए का 1 के साथ, तो एलिमेंट क्या कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट ये रिपीट कर रहा है। फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, फंक्शन नहीं है हमारे पास। और जो फर्स्ट एलिमेंट अगर ऑर्डर्ड पेयर का रिपीट कर जाए तो वो फंक्शन ही नहीं होता हमारे पास। तो ये दो कंडीशन आपके सामने होनी चाहिए, यानी
फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए और दूसरी डोमेन ए के बराबर होगी, तो वो फंक्शन कहलाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है फंक्शन की। और इस तरह की आपकी समरी में भी जो मोस्टली हम जब सवाल करते हैं उसी अंडरस्टैंडिंग को लेके चलते हैं। यहां पर ये डेफिनेशन भी आप मार्क कर सकते हैं। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ रिलेशन मैपिंग और रूल विच मैप ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एलेबोरेट ज्यादा किया हुआ है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स के जरिए बता दिया। ठीक है, अब यहां पर दो डेफिनेशंस और हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है? अगर वो फंक्शन बन जाता है, डोमेन ए के इक्वल होता है और रिपीटेशन नहीं होती उस ऑर्डर्ड पेयर की। अगर रिपीटेशन नहीं होती फिर हम डोमेन और रेंज की तरफ जाएंगे। जैसे डोमेन ऑफ ए फंक्शन, ये जो फर्स्ट सेट होता है ना, इसका हर एलिमेंट, जैसे ए भी पेयर बना रहा है, बी भी पेयर बना रहा है, तो ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं ए और बी। अ सेट कंटेनिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, जैसे फर्स्ट एलिमेंट ये है, ये डोमेन के एलिमेंट्स कहलाते हैं हमारे पास। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने समझ लेनी जैसे आपको पिक्टोरिकल डायग्राम में नजर आ रहा है। उसके बाद रेंज क्या होता है? आ सेट कंटेनिंग सेकंड एलिमेंट, जो सेकंड एलिमेंट होता है ना ये वाला, ये रेंज का एलिमेंट कहलाता है। जो ऑर्डर पेयर के अंदर सेकंड एलिमेंट हमें मिलता है वो रेंज का एलिमेंट होता है हमारे पास। जैसे आपको यहां पर ये नजर आ रहा है, ये 2 इसके साथ भी पेयर बना रहा है, 2 इसके साथ भी पेयर बना रहा है हमारे पास। ठीक है, यहां पर रेंज भी क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहां पे पॉइंट को नोट करना आपने, कोडोमेन क्या होती है। रेंज के बारे में तो मैंने बता दिया। जो रेंज होती है वो सबसेट होती है हमारे पास कोडोमेन की। अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस होता है? जैसे अगर हम कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं ए बी सी 2 3 आ जाएगा हमारे पास 4, इस तरह कर लेते हैं। ये इसके साथ पेयर बना रहा है, ये इसके साथ पेयर बना रहा है। जो एलिमेंट बी के पेयर बनाए वो रेंज के एलिमेंट होते हैं। ये सेट ए था जिसे हम डोमेन कहते हैं, डोमेन का हर एलिमेंट पेयर बनाना चाहिए। ये सेट बी होता है, जो एलिमेंट बी के पेयर बनाएंगे वो रेंज के एलिमेंट होते हैं। जो नहीं बना रहा हमारे पास वो कोड डोमेन में आ जाता है, वो रेंज में नहीं जाता। इट्स मीन जो रेंज होता है वो सबसेट क्या होता है? कोड डोमेन होता है। ठीक है, इस बात को याद, इक्वल भी हो सकता है, मे और मे नॉट भी। अगर वो हर एलिमेंट पेयर नहीं बनाता तो वो सबसेट में चला जाता है कोड डोमेन के। अगर वो भी पेयर बना लेता है, जैसे यहां पर मैं सी एलिमेंट लिख दूं, तो वो कोड डोमेन और रेंज इक्वल हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो ये की पॉइंट याद रखें। रेंज क्या होती है? सबसेट ऑफ कोड डोमेन। ये पूरी सेट कोड डोमेन होती है, ये डोमेन होती है और ये कोड में इसका जो एलिमेंट पेयर बना रहा होता है वो रेंज बना रहा होता है हमारे पास। ठीक है, अगर कोई रह जाए तो वो कोड मेन में चला जाता है, लेकिन वो रेंज में नहीं जाता हमारे पास। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। 4 किस्म की हमने टाइप्स पढ़नी है और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये समझ आ गई फिर आपके लिए सवाल सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहली टाइप हमारे पास है इनटू फंक्शन। A function a to b will be into there is at least one element in b। कम से कम b में एक एलिमेंट, इधर तो काफी सारे हैं ना, वो कहते हैं b का एलिमेंट एक जरूर ऐसा हो जो पेयर ना बनाए। इज नॉट एन इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ a, ये इमेज नहीं बना रहा। 2 1 भी इमेज बना रहा है, 3 भी इमेज बना रहा है, 4 भी इमेज बना रहा है। यानी इमेज से मुराद यहां पर पेयर है। 1 भी पेयर बना रहा है, 3 भी पेयर बना रहा है, 4 भी पेयर बना रहा है। लेकिन ये बी सेट है ये वाला दूसरा, यहां पर ये जो 2 है ए के एलिमेंट के साथ पेयर नहीं बना। अगर ऐसा एलिमेंट आपको कोड डोमेन के अंदर मिल जाए, ये कोड डोमेन है, ये डोमेन होती है और ये कोड डोमेन। अगर कोड डोमेन के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो इसके साथ पेयर नहीं बनाता, जुड़ा नहीं बनाता, ठीक है, तो वो इनटू फंक्शन होता है। इन अदर वर्ड्स वो क्या होता है, अभी मैंने आपको बता दिया, रेंज इज अ सबसेट ऑफ बी, और बी हमारे पास यहां पर क्या है, को डोमेन। अगर रेंज इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन हो तो फंक्शन हमेशा इनटू बनता है। इस बात को आपने याद रखना और ये की पॉइंट है, रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू बी। रेंज में 1 आता है, 3 आता है, 4, जो एलिमेंट्स पेयर बनाएंगे वही हमारे पास रेंज में होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट डेफिनेशन थी हमारे पास
इनटू फंक्शन, फंक्शन ऑफ टाइप्स की। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑन टू फंक्शन। ये कंडीशन समझ लें, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया इनटू में वो सबसेट था, यहां पे इक्वल है। अगर हमारे पास हर एलिमेंट को डोमेन का सेट बी का हर एलिमेंट पेयर बनाए ए के एलिमेंट के साथ, ठीक है, अगर वो पेयर बनाता है यानी रेंज बी के बराबर आती है तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है हमारे पास। ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइज के अंदर इसके शॉर्टकट तरीके बताऊंगा। डेफिनेशन आपको भूल जाएगी लेकिन शॉर्टकट तरीका आपको याद रहेगा कि वन वन फंक्शन कौन सा होता है, इनटू फंक्शन कौन सा होता है, बाइजेक्टिव कौन सा होता है। ये अंडरस्टैंडिंग हम एक्सरसाइज के अंदर जाके करेंगे। ठीक है, उसके बाद वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है, एक के साथ एक पेयर, यानी डोमेन का हर एलिमेंट एक ही पेयर बनाए, एक से ज्यादा पेयर ना बनाए, या बी का हर एलिमेंट इसके साथ एक यूनिक पेयर बनाए। A function a to b will be one one if distinct element of f distinct images, यानी a का हर एलिमेंट मुख्तलिफ इमेजेस बनाए, कोई रिपीट ना करे। ठीक है, रिपीट करेगा फिर वो वन वन नहीं होगा। वन वन से बड़ा सिर्फ एक का एक के साथ, एक का एक के साथ, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये वन वन फंक्शन की डेफिनेशन है। और पॉइंट को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। वी कैन राइट वन वन एज, ऐसे भी सिंपल शॉर्ट फॉर्म के अंदर। देयर इज नो रिपीटेशन इन सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, वन वन फंक्शन बनता है। फिर उसके बाद रेंज क्या होती है, वन वन मे नॉट बी इक्वल टू सेट बी, तो ये रेंज भी इक्वल नहीं होती, जैसे हमने स्टार्टिंग में इनटू फंक्शन में पढ़ा था। अब आ गए थे इंजेक्टिव फंक्शन, वन वन कह लें या इंजेक्टिव एक ही बात है। अब फंक्शन विच इज इनटू एज वेल वन वन, जो वन वन होगा उसे हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और इसका अनदर नेम सरजेक्टिव फंक्शन होता है ऑन टू का, ये याद रखना है आपने। ठीक है, ऑन टू को सरजेक्टिव और वन वन को इंजेक्टिव। अब आगे आते हैं लास्ट में, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है बोथ जो ऑन टू भी हो और वन वन भी हो, यानी ऑन टू की भी और वन वन की कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करे तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। यानी इसका हर एलिमेंट पेयर बना रहा और इधर एलिमेंट भी कोई नहीं बच रहा। अगर आप वन वन में देखें, इधर एक एलिमेंट बच जाता है तो पेयर नहीं बनाता, अगर एलिमेंट बच जाए तो वो वन वन हो जाता है। अगर वो सारे एलिमेंट पेयर बना दे को डोमेन के बी सेट के ए के साथ, सारे एलिमेंट पेयर बना दे तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। अगर जब कोई एलिमेंट नहीं बचता, सारे पेयर बनाते हो, उसे हम ऑन टू कहते हैं। जैसे आपको यहां पर भी नजर आ रहा है, ये भी पेयर बना रहा है, ये भी पेयर बना रहा है, इन दोनों के साथ कोई एलिमेंट तो नहीं बचा। जो कोई एलिमेंट ना बचे, ठीक है, इमेज का, तो वो हमारे पास बाइजेक्टिव ऑन टू फंक्शन में चला जाता है, ऑन टू भी बन जाता है और साथ में ये वन वन भी है, एक एक की पेयर बना, एक से ज्यादा पेयर नहीं बना रहा। ठीक है बेटा, तो यहां पर मैंने आपको कंप्लीट डिफाइनिंग कर दी तमाम चीजों की। अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 6.1। बहुत सिंपल सी है, आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा कि आपने कैसे बताना है ये कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिफिकेशन जब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं 6.1। चलिए बेटा एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इफ ए एंड बी, ये दो सेट्स हमें गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस ए टू बी। हमें डिफरेंट रिलेशंस गिवन है, जैसे आपको R1 नजर आ रहा है। हमने ये बताना है ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं। अब बड़ा शॉर्ट सा ट्रिक बताऊंगा, अगर आप शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, जैसा मर्जी रिलेशन आपको दिया हो, आप बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। ठीक है बेटा, चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने दो डायग्राम्स बना लेनी है। ये सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा और ये सेट बी को। हमारे पास ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स। वो कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 हमारे पास। ठीक है, इधर क्या है 1, 3 और 5। सेट ए और बी के सबसे पहले आपने एलिमेंट्स को लेबल कर लेने। अब रिलेशन क्या डिफाइन किया, R1, यानी 2 का पेयर किसके साथ बन रहा है, 3 के साथ। 6 का पेयर किसके साथ बन रहा है, 5 के साथ। 8 का पेयर किसके साथ बन रहा है, 3 के साथ। और 4 का पेयर किसके साथ बन रहा है, 1 के साथ। आपने इस तरह लेबल कर लेनी है डायग्राम। ठीक है, जब आप लेबल कर लें, अक्सर बच्चों को डेफिनेशन जहन में नहीं रहती। आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बड़ी आसानी के साथ आप कह देंगे कि सर ये फंक्शन है। अगर डायग्राम बना के
आपको ग्रेटर देन का सिंबल नजर आ जाए, ये आपको ग्रेटर देन का सिंबल नजर आ रहा है, अगर ग्रेटर देन का सिंबल नजर आए तो वो फंक्शन होगा, और वो फंक्शन ऑन टू होता है, ये याद रखना है आपने। ठीक है बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने का डायग्राम बना के। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। सेकंड रिलेशन हमें क्या गिवन है वो बाद में डिफाइन करेंगे, पहले सेट ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स 2 4 6 8 और बी के एलिमेंट्स 1 3 और 5। अब पेयर बनाते हैं जो रिलेशन हमें डिफाइन किया है। 2 का पेयर किसके साथ डिफाइन किया है, 3 के साथ डिफाइन किया है, और 6 का किसके साथ किया है, 1 के साथ पेयर डिफाइन किया है, और 8 का किसके साथ किया है, 3 के साथ किया है, नजर भी आ रहा है, और 6 का किसके साथ किया, 5 के साथ किया है। अब यहां पर देखना है आपको ग्रेटर देन का सिंबल भी नजर आएगा और लेस देन का सिंबल भी नजर आएगा। अगर लेस देन सिंबल नजर आ जाए तो वो फंक्शन ही नहीं होता हमारे पास, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ये याद रखना है। अगर सिर्फ आपको ग्रेटर देन का नजर आए, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 पेयर बना रहा है, ये एलिमेंट रिपीट कर रहा है। हमने जब फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं करना चाहिए, यहां पर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर रहा है, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन का सिंबल याद रखें, आपको बड़ी आसानी के साथ पता चल जाएगा। अब आते हैं इसको डिफाइन करते हैं ये कौन सा रिलेशन बनता है या नहीं। पहले ए सेट में और बी सेट में एलिमेंट्स लेंगे 2 4 6 8, उसके बाद 1 3 5 आ जाएगा। 2 किसके साथ पेयर बना रहा है, 3 के साथ, 2 का 3 के साथ बन रहा है, 6 का 5 के साथ, और 8 का 3 के साथ। अब यहां पर एक पॉइंट को नोट करना है आपको, भी मैंने बताया अगर ग्रेटर देन का सिंबल नजर आए तो वो फंक्शन होता है जरूर, लेकिन अगर आप देखें यहां पर भी तो ग्रेटर देन का सिंबल था, ये फंक्शन था, लेकिन ये भी आप सोचेंगे सर ये तो फंक्शन बनता है, ग्रेटर देन का सिंबल है, लेकिन यहां पर डोमेन का एक एलिमेंट पेयर नहीं बना रहा। अगर यहां पर कोई एलिमेंट बच जाए तो वो भी फंक्शन नहीं होता। 2 चीजें याद रखें शॉर्ट ट्रिक, एक आपको लेस देन नजर आ जाए और डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो पेयर ना बनाए, तब भी वो फंक्शन नहीं होता, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। 2 तरह कंडीशन याद कर लें आप। ठीक है, आपको लेस देन नजर आ जाए या सेट ए में एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो पेयर ही ना बनाए, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, तो वो भी फंक्शन नहीं होता हमारे पास। अब आ गए थे लास्ट की तरफ, ये क्या डिफाइन किया है, पहले तो एलिमेंट्स लिखेंगे ए और बी के 2 4 6 8 और इसके 1 3 5। चेक करते हैं जी कि रिलेशन फंक्शन है या नहीं। 2 का पेयर किसके साथ है, 3 के साथ, 6 का पेयर किसके साथ है, ये भी 3 के साथ है, और 8 का ये भी 3 के साथ है, और 4 का 1 के साथ है आपके पास। ठीक है, अब देखिए ये ग्रेटर देन का सिंबल है, चाहे इधर से नजर आ रहा है चाहे इधर से नजर आ रहा है, ये सारे एलिमेंट्स पेयर बना रहे हैं, इधर सारे एलिमेंट्स बना रहे हैं, इधर भी सारे एलिमेंट्स बना रहे थे, इधर भी सारे एलिमेंट्स बना रहे थे, लेकिन ये लेस देन था, काम खराब कर रहा था, ये एलिमेंट रिपीट कर रहा था। यहां पर ये एलिमेंट रिपीट कर सकता है सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। ये ग्रेटर देन का सिंबल आपको नजर आएगा, ये भी ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन का सिंबल नजर नहीं आएगा, तो ये फंक्शन होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, शॉर्ट ट्रिक बता दिए, वो याद रखिए, जैसा मर्जी रिलेशन है आपको बड़ी आसानी के साथ पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई द फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम्स, कि हमें डायग्राम्स बना दे दी गई हैं, हमने क्या करना है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम्स, ये हमें डायग्राम्स बना के दे दी गई है, इसमें हमने ये बताना है ये जो रिलेशन है ये कौन सा फंक्शन बनता है। पहले सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने जस्ट ये चेक किया फंक्शन है या नहीं, ये फंक्शन भी बताना है या नहीं, और साथ में ये भी बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है। ठीक है, आपको मैंने चारों टाइप्स पढ़ा दी, अब यहां पर भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि ये कौन सा फंक्शन कैसे बनता है। अब देखिए ये फर्स्ट डायग्राम आपको नजर भी आ रही है। अब हर एलिमेंट पेयर बना रहा है एक से ज्यादा पेयर नहीं। अगर हर एलिमेंट डोमेन और रेंज का यूनिक पेयर बनाए,
एक से ज्यादा पेयर ना बनाए, यानी स्ट्रेट एरो के साइन के साथ, और कोई एलिमेंट बी ना बचे, ठीक है, यहां पर, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है हमारे पास। कौन सा फंक्शन होगा? बाइजेक्टिव। ये फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन भी है और साथ में बाइजेक्टिव फंक्शन। ये लास्ट टाइम में आपको पढ़ा चुका हूं। अब आ गए थे इस तरफ, ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है। फर्स्ट सेट में अगर एलिमेंट बच जाए, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये डोमेन का एलिमेंट होता है और ये कोडोमेन के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर डोमेन का एलिमेंट एक भी रह जाए, कोई पेयर ना बनाए, तो वो फंक्शन ही नहीं होता। ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी आपको बता चुका हूं, जो थर्ड पार्ट हमने सॉल्व किया था, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग करनी है आपने। अब आगे आते हैं, ये फंक्शन ही नहीं है तो टाइप भी हम बता नहीं सकते, टाइप कोई भी नहीं बनेगी। अब आते हैं इस तरफ, लास्ट डायग्राम की तरफ। अब देखिए, ये डोमेन है और ये कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन। ये डोमेन का एलिमेंट इसके साथ पेयर बना रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अगर ग्रेटर देन, सॉरी, अगर इसमें एक एलिमेंट बच जाए, ठीक है, कोडोमेन के एलिमेंट बच जाए, यहां पर रेंज के एलिमेंट हमारे पास 2 हैं बस, ये रेंज का है, ये रेंज का है, लेकिन ये रेंज का नहीं है, क्योंकि रेंज हमारे पास इस वक्त क्या बन रही है इसकी, वो बी है और सी है, और कोडोमेन हमारे पास क्या है, ए बी सी। अगर रेंज इज अ सबसेट हो जाए किसकी, कोडोमेन की, तो वो कौन सा फंक्शन होता है, दैट इज इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इनटू फंक्शन, टाइप नंबर 1। और शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, अगर कोड डोमेन में एक एलिमेंट रह जाए, कोड डोमेन में एक एलिमेंट रह जाए जो पेयर ना बनाए, तो वो इनटू फंक्शन ही होता है हमारे पास। इस बात को आपने याद कर लेना है। अगर डोमेन में एलिमेंट बच जाए तो वो फंक्शन ही नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इफ अ फंक्शन, ये हमें फंक्शन दिया है और हमने इवेल्युएट करना है इन वैल्यूज का। बड़े सिंपल से सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब ये फंक्शन हमें गिवन है, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस 3। अब x की जगह 2 रिप्लेस करना है, क्या पुट करना है आपने, x की जगह 2। जब x की जगह 2 रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ 2 मिलेगा आपको, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1/2, x की वैल्यू 2 प्लस 3। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ये और ये कैंसिल आउट, इधर क्या बच गया, -1 प्लस 3, ठीक है। 7 7 -1 6, तो ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बड़े सिंपल से सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है, ठीक है। जस्ट आपने वैल्यूज रिप्लेस करनी है। अब मैं दोबारा इधर रिपीट कर रहा हूं, फंक्शन, फंक्शन क्या दिया, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस 3। अब एक्स की जगह क्या पुट करना है आपने, -1। जब एक्स की जगह -1 पुट करेंगे यहां पर, तो यह आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1/2 -1 प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 3 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, ये 2 + 1 + 6 7 9/2 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। किस पार्ट का, सेकंड पार्ट का। अब आते थर्ड पार्ट की तरफ, दोबारा फंक्शन को रीराइट करते हैं। फंक्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस 3। अब x की जगह क्या पुट करना है, 2/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। जब फंक्शन में पुट करेंगे यहां पे 2/3, तो यह आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर माइनस 1/2, 2/3 आ गया, प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4/9, और यह आ जाएगा 2 कैंसल, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1/3 + 3, ठीक है बेटा। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 9, यह आ जाएगा 4 3 9 13 में से 3 को माइनस करेंगे, 10/9 इसका आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। एंड लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, फोर्थ पार्ट को। तो स्पेस कम है, मैं यहां पर लिख लिया। तो फंक्शन किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस 3। अब क्या रिप्लेस करना है, एक्स की जगह t+1, तो इधर पुट करता हूं मैं x की जगह t+1, तो इधर भी आ जाएगा t+1 का स्क्वायर
-1/2 t प्लस 1 प्लस 3। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab का फॉर्मूला दिया जाएगा 1/2 -1/2 प्लस 3। उसके बाद टी स्क्वायर वैसे ही आ गया, सॉरी यहां पर t है, इन दोनों को सॉल्व करना है। 4 में से इसको माइनस करेंगे 1 प्लस 3/2 t मिलेगा। उसको 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 में से इसको माइनस करेंगे -1/2 तो ये आ जाएगा 7/2 के बराबर हमारे पास। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है इफ x सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, जो सेट x है हमारे पास उसमें जो एलिमेंट्स हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 6, यानी ये स्टेटमेंट मेरे पास गिवन है। x के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास 2 × 3, ठीक है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, यानी इसके अंदर 2 भी है और 3 भी है हमारे पास, ठीक है। अब आगे y की बात करते हैं। y में कैसे एलिमेंट है, y सेट ऑफ फर्स्ट 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर से मुराद 0 1 2, पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होते हैं और नॉन नेगेटिव 0 से स्टार्ट होते हैं। 3 यानी ये 0 भी एक एलिमेंट है, 1 भी एक एलिमेंट है, 2 भी एक एलिमेंट है। इसमें काउंट करें तो कितने एलिमेंट्स बन जाते हैं 3 एलिमेंट्स बन जाते हैं। तो 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का ये सेट आ गया y हमारे पास, ठीक है। आगे वो पूछता है चेक वेदर द फंक्शन, ये जो फंक्शन यानी ये डिफाइन किया है रिलेशन, फंक्शन इंजेक्टिव है या बाइजेक्टिव। अब जरा देखें हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन किया है यहां पर, वो कैसा फंक्शन डिफाइन किया है, x y सच दैट x माइनस y इज इक्वल टू 1, यानी x में से y को माइनस करें तो आंसर 1 आना चाहिए। हमें वो वाले बताना कि वो बनाता है या नहीं। इसमें जो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, इसमें वो एलिमेंट्स ऐसे होंगे, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो ये तो 1 नहीं आता। अगर इसमें से इसको माइनस करूं, x माइनस y करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो तो 1 आंसर आ सकता है। एक तो ये ऑर्डर्ड पेयर आ गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा, इसमें से इसको माइनस करें वो भी 1 नहीं बनता, इसमें से इसको माइनस करें वो भी 1 नहीं बनता, इसमें से इसको माइनस करें वो भी 1 नहीं बनता। अगर इसमें से इसको माइनस करें यानी 3 में से 2 को माइनस करें उसका आंसर क्या आता है 1। ये हमें सेट बिल्टर फॉर्म के अंदर दिया था, हमने इसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर बना लिया एलिमेंट्स को देखते हुए। यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे इसका आंसर भी 1 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे इसका आंसर भी 1 आएगा। अब हमने ये बताना है कि ये इंजेक्टिव है या बाइजेक्टिव। डायग्राम बना लेंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। जब डायग्राम बनाएंगे ये सेट x होगा, ये सेट y। x में कौन से एलिमेंट्स हैं 2 है और 3 है। y में एलिमेंट्स कौन से हैं 0 है 1 है और 2 है। अब जरा इस ऑर्डर्ड पेयर को देखिए, 2 का पेयर किसके साथ बन रहा है 1 के साथ, ये चीज आ गई। 3 का पेयर किसके बन रहा है 2 के साथ बन रहा है। ये हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन है। अब ये बताना है ये इंजेक्टिव है या बाइजेक्टिव। अगर कोडोमेन में एलिमेंट बच जाए जो पेयर ना बनाए तो वो इंजेक्टिव फंक्शन होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इसे हम 1-1 फंक्शन भी कहते हैं। अगर आपने डेफिनेशन क्लियर है तो फिर समझना बहुत आसान है। अगर ये भी पेयर बनाता है एक और एलिमेंट होता तो फिर वो बाइजेक्टिव की तरफ हम जा सकते थे, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये जो फंक्शन डिफाइन किया है ये कौन सा फंक्शन है इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 5। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x, ये हमें फंक्शन गिवन है t माइनस ax। आगे वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड t, हमने t और a की वैल्यू निकालनी है। आगे कंडीशन गिवन की है उसने, इफ 0 एंड 2 आर द इमेजेस ऑफ 1 एंड -1, इसको अंडरस्टैंड करना है। ये क्या होता है हमारे पास 0 इमेज है किसका 1 का। अगर 0 इमेज है किसका 1 का, क्योंकि 0 इमेज बनता है, आउटपुट है
प्री इमेज, ये प्री इमेज फंक्शन को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे इन वर्ड्स लिखा हुआ है, जीरो इमेज है किसका, 1 का। जब फंक्शन में 1 पुट करें हमें आंसर 0 मिलता है। इसी तरह 2 इमेज है किसका, -1 का। तो ये कंडीशन स्टेटमेंट बनती है। इन दोनों कंडीशन को यूज करके हमने ये यहां से t और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चले लेट्स स्टार्ट करते हैं। नाउ पहले लेके चलते हैं ये वाली कंडीशन। मैं कंडीशन ये यूज करूंगा, f(1) किसके बराबर, 0। 0 इज एन इमेज ऑफ 1, यानी इधर 1 पुट करने से 0 इसमें रिप्लेस करते हैं। जब इसमें 1 रिप्लेस करेंगे तो यहां पर भी 1 आएगा जहां पर फंक्शन है। इस पूरे फंक्शन में x की जगह हमने ये नंबर पुट करना है 1। पुट करते हैं जी। जब 1 पुट करेंगे यहां पर करना है तो ये देगा t - a इंटू 1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा इसके बराबर इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, 2 इज द इमेज ऑफ -1। तो यानी ये फंक्शन डिफाइंड होता है हमारे पास, ये इमेज, ये उसका प्री इमेज इनपुट और ये आउटपुट, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। अब इस -1 को हमने यहां पर पुट करना है जहां पर x लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा t a -1 और ये आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा t + a इज इक्वल टू 2। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करना है तो हमें a और t की वैल्यू मिल जाएगी, एडिंग 1 एंड 2। जब ऐड करेंगे तो t - a इक्वल टू 0, इधर क्या है t + a इक्वल टू 2। ये कैंसिल आउट, 2t किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। 2 इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब 2 डिवाइड होगा हमारे पास तो 1 आंसर आ जाएगा t का। t का आंसर 1 आ गया, इसमें पुट करते हैं, पुट इन 2, तो हमें a की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहां पर पुट करते हैं 1 + a इज इक्वल टू 2, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो a का आंसर क्या आ गया, 1 के बराबर आ चुका हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x) इक्वल mx + c। ये हमें फंक्शन गिवन है। ठीक है, इज f बाइजेक्टिव, यानी ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, जस्टिफाई और आंसर ये हमने बताना है। अच्छा बेटा, ये हमें जो फंक्शन गिवन है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है और हमें क्या चेक करना है, बाइजेक्टिव है या नहीं। बाइजेक्टिव चेक करने के लिए हमें इसे चेक करना पड़ेगा 1 1 एंड ऑन टू। अगर ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन होगा तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो पहले हम 1 1 चेक करेंगे। अब 1 1 कैसे चेक करना है, जरा क्राइटेरिया समझना आपने। अब अगर हम ये साबित कर दें कि f(x1) और f(x2) टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, उनके इमेजेस अगर सेम हो, उनकी आउटपुट इक्वल हो, और साबित कर दें उनकी इनपुट सेम आ जाए, यानी इनको सेम रखने से अगर ये आंसर सेम आ जाए तो वो फंक्शन 1 1 होता है हमारे पास। तो ये बेसिक्स क्राइटेरिया होता है, जो सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड की बुक आई है उसमें इसके बारे में डिस्कशन की गई है। ठीक है, चलो जी क्या करेंगे जी, इक्वल आउटपुट रखने से हमने क्या प्रूव करना है, x1 और x2 का आंसर क्या होगा, सेम। अब यहां पर x लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं x1 लिखूंगा प्लस c आ जाएगा, m x की जगह x2 आ जाएगा, पुट करेंगे यहां पर, क्योंकि मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, x2, इधर x की जगह क्या पुट गया, x1 प्लस c आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहां से मैंने सिंप्लीफाई करना है, c इधर आगे क्या हो जाएगा, एक c इधर आगे माइनस कर देते, c माइनस c, और ये जाएगा m x2, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बच गया, m x1 m x2। देखें ये डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा m डिवाइड बाय m तो ये आ जाएगा कट के x1 इक्वल x2। दिस शोज f इज 1 1, दिस शोज f इज 1 1। ठीक है, 1 1 तो आ चुका। अब हमने किसके लिए चेक करना है, 4 on 2 के लिए। वो तरीकाकार भी आपको बताते हैं,
4 on 2, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए हमें दो कंडीशंस 1 1 चेक हो चुका, अब बारी किसकी है, on 2 की। 4 on 2, on 2 में क्या करना है आपने, सबसे पहले लेट कर लेना है y इक्वल एफ ऑफ एक्स के बराबर, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। y का क्या नाम रख दिया, आमतौर पर फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रखते हैं, तो यहां पर एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, y, तो ये आ जाएगा y इक्वल एम एक्स प्लस सी। यहां से मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए c इधर आगे क्या होगा, माइनस c माइनस इधर एम एक्स, m इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहां पर मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए आप y की जो मर्जी वैल्यू पुट करें, फॉर ऑल बिलोंग्स टू, सॉरी यहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, ये जो फंक्शन आया हमारे पास, हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, x। x की वैल्यू अगर इसमें रिप्लेस करने से 1 में, हमारे पास ये आंसर बन जाए दोबारा अगेन जैसे हमने स्टार्ट किया था। ये x की वैल्यू इधर पुट करने से अगर ये कंडीशन बन जाती है तो वो ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। चलो जी पुट करते हैं इन 1 में, जब 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x की जगह f, ये क्या आ जाएगा y माइनस सी ओवर m, ठीक है। ये चीज आ गई, m वैसे ही आ गया, x की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉरी x वैसे ही रहेगा, सॉरी x की वैल्यू मेरे पास ये है y माइनस सी ओवर m प्लस सी, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, y माइनस सी प्लस सी, ये और ये कैंसिल, इधर क्या आ गया, y के बराबर। तो ये वैल्यू हमने किसके बराबर रखी थी, स्टार्टिंग में x के बराबर। देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर चुकी, ये कंडीशन इक्वल आउटपुट करने से इक्वल इनपुट आ जाए तो फंक्शन 1 1 होता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वो फंक्शन ऑन टू होता है, ठीक है। ये 1 कह दें और इसे 2 कह दें, फ्रॉम 1 एंड 2 एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन, क्या है हमारे पास, बाइजेक्टिव फंक्शन है, सिंपल, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट है और एक्सरसाइज हमारी 6.1 भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर 6.2 स्टार्ट करेंगे हम।